नमस्कार दोस्तों। 2 दिन के बाद आपसे मिल रहा हूँ तो तबीयत थोड़ी मेरी नासाज चल रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लगा ही रहूंगा आपके साथ में। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की थी। डेफिनेशंस क्लोज में है, कुछ डेफिनेशंस क्लोज में नहीं है, उनसे एक्स्ट्रा है, जिनमें एक बार आवाज चेक करके बताओ मेरी कि पहुंच पा रही है कि नहीं। जिनमें यदि बात करें सेक्शन 3 की तो हमने 2A में एग्नेट, 2C में कोग्नेट, इन्हें डिस्कस किया था। बाकी कस्टम यूजेज जो 2D में डिफाइन है वो आप हिंदू मैरिज में पढ़ चुके हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। 2E में फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेराइन ब्लड दिया हुआ है, वो भी आप वहां डिस्कस कर चुके हैं पहला। उसके बाद 2F ईयर्स को परिभाषित किया गया है, उत्तराधिकारी या दायद को परिभाषित किया गया है कि उत्तराधिकारी या दायद में पुरुष और नारी, मेल और फीमेल दोनों आते हैं, जो कि इस एक्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, प्राप्त करते हैं सक्सेशन में। इंटी स्टेट आपने पढ़ा कि जो बिना विल किए एक्सपायर हो गया है, बिना विल किए शी और ही हैज बीन डाइड विदाउट मेकिंग एनी विल। और उसके बाद आपने 2J में रिलेटेड पढ़ा था। रिलेटेड मीन्स बाय लेजिटिमेट किनशिप, लेकिन यदि कोई लेजिटिमेट चाइल्ड है तो वो अपनी माता के साथ रिलेटेड माना जाएगा और आपस में जो उनके भाई बहन होंगे उनके साथ रिलेटेड माना जाएगा। एग्नेट कोग्नेट ये आपको समझाया था। एग्नेट जिसे आपने हिंदी में गोत्रज कहा था, और कोग्नेट जिसे आपने हिंदी में बंधु कहा था। तो रिलेशन दोनों में वही है कि दोनों या तो बाय ब्लड रिलेटेड है या फिर बाई अडॉप्शन से संबंधित है, अडोप्टेड चाइल्ड है। बट ये केवल मेल के माध्यम से, यानी कि जिन दो व्यक्तियों के बारे में आप देखते हैं कि वेदर 2 पर्सन आर एग्नेट्स टू ईच अदर, क्या दो व्यक्ति एक दूसरे के एग्नेट हैं, तो आपको केवल ये देखना है कि वो दो व्यक्ति मेल है फीमेल है। उससे आपका मतलब नहीं है क्या उनके बीच जितने भी लोग आए हैं वो सारे मेल हैं। मतलब इफ 2 पर्सन आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द मेल देन दे आर कॉल्ड टू एग्नेट। और यदि वो फीमेल के माध्यम से कनेक्ट हैं तब वो कोग्नेट कहलाता है। इसके अलावा हमने एसेंडेंट पढ़ा था, तीसरा टर्म लास्ट सेशन में, जिसे आप पूर्वज कहते हैं। और पूर्वज में मदर एंड फादर आते हैं, और मदर और फादर की साइड जितनी भी ऊपर की ओर आप जनरेशन में जाएंगे दे ऑल आर द एसेंडेंट। चाहे वो मदर की मदर हो, मदर के फादर हो, या फादर की मदर हो, या फादर के फादर हो, जितनी भी ऊपर तक आप जनरेशन में चले जाइए, पीढ़ियों में चले जाइए, दे ऑल आर दी एसेंडेंट्स। नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ी थी डिसेंडेंट्स। वंशज जिसे हमने कहा था, और इसमें किसी व्यक्ति की संतान आती है, बच्चे आते हैं, ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ नीचे की ओर यदि ये है तो ये के जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो लड़की लड़के कुछ भी हो, उनकी संतान जो भी होंगी वो सारे वंशज कहलाते हैं। सबसे नजदीक की जो भी जनरेशन होगी वो इमीडिएट तत्कालिक वंशज या तत्कालिक पूर्वज कहलाते हैं।
इसके अलावा हमने जो 5वीं टर्म पढ़ी थी कोलेट्रल, समपार्श्विक जिसे आप कहते हैं, ये एक ही लाइन वाले हमने पढ़े थे। तो ये कुछ टर्म्स हम लोग डिफाइन कर चुके थे, समझ चुके थे इनके बारे में। आज इससे आगे की ओर चलते हैं और आज पहले टर्म हम समझने की कोशिश करते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार। आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF भी कहते हैं। इसे देखते हैं और इसके बाद कोपार्सनरी देखेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए प्रॉपर्टी का होना कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जॉइंट प्रॉपर्टी इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। संयुक्त संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार का एक आवश्यक अंग नहीं है, यानी कि बिना किसी जॉइंट प्रॉपर्टी के भी कोई फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कैटेगरी में जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो व्हाट इज द नेसेसरी थिंग्स टू डिटरमाइन वेदर द फैमिली इज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और नॉट? तो यदि कोई परिवार एक ही पूर्वज या जिसे आप एसेंडेंट कहते हैं, एक ही पूर्वज से निकला हो, मान लेते हैं यहाँ A1 है, A2 है, मेल फीमेल कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, और कुछ ऐसे चल रहा होगा नीचे, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, 4 बच्चे, ये अगर मेल है तो इसकी वाइफ भी होगी। तो यदि कोई फैमिली एक ही पूर्वज से निकला हो, या यूं कहें कि यदि किसी एक ही पूर्वज के नीचे वाले की ओर जब हम चलते हैं तो इन्हें हम वंशज कहते हैं, डिसेंडेंट। यदि एक ही पूर्वज से उत्पन्न वंशज एक साथ रहते हो, सेम रेजिडेंस हो, एक ही चूल्हे से भोजन करते हो, उनका जो खाना पीना है, फूड की हम बात कर रहे हैं, वो भी एक ही चूल्हे पे चल रहा हो, और उनमें से भी किसी के भी द्वारा भी पार्टीशन का इंटेंशन शो ना किया गया और नो इंटेंशन ऑफ पार्टीशन। फिर से समझिए, यदि एक ही पूर्वज से उत्पन्न सभी वंशज एक साथ रहते हो, एक चूल्हे पर भोजन उनका बनता हो, भोजन यापन करते हो, और उनमें से किसी के भी द्वारा विभाजन का इंटेंशन शो न किया गया हो, तो प्राय इसे ही, जनरली बात कर रहा हूं मैं, तो प्राय इसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं।
इज दैट क्लियर और नॉट? देखिए यहां हमने लिखा नो इंटेंशन ऑफ पार्टीशन। हमने ये नहीं लिखा कि साहब उनमें से किसी के द्वारा भी पार्टीशन न कराया गया हो, हमने कहा इंटेंशन भी शो ना हुआ हो। यदि आप पार्टीशन पढ़ेंगे तो वहां मनु का एक स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं पार्टीशन में कि विवाह एक बार होता है, कन्या दान में एक बार दी जाती है, विभाजन भी एक बार होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यदि जब मैं आपको पार्टीशन पढ़ाऊंगा तो पार्टीशन के लिए एक्चुअल पार्टीशन का होना जरूरी नहीं है। यदि हम अपने फादर के 4 भाई हैं, चारों एक साथ रहते हैं और हम में से कभी किसी एक ने पार्टीशन कराने का अपना इंटेंशन भी शो कर दिया तो पार्टीशन उसी समय हो गया। केवल इंटेंशन सफिशिएंट है पार्टीशन के लिए। बाकी अब जो कुछ बचा वो तो शेयर सेपरेट होने हैं। अगर आपके मन में, आपके मस्तिष्क में आपका इंटेंशन क्रिएट हो गया है और आपने उस इंटेंशन को शो कर दिया कि भाई मेरा हिस्सा अलग कर दो, इसका मतलब पार्टीशन हो चुका। और जैसे ही आपने ये कहा तो अब वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं रही। तो पार्टीशन के लिए केवल इंटेंशन जरूरी है। सिमिलरली यदि आप सीपीसी में जाते हैं और आप ऑर्डर 23 पढ़ते हैं, रूल 1, वहां विड्रॉल ऑफ केसेस है। वादों का वापस लेना, वादों का प्रत्याहरण कहते हैं हिंदी में। सिमिलर सा कॉन्सेप्ट वहां भी है कि साहब जो प्लेंटिफ है वो अपने सूट का मालिक होता है, डोमिनस लिटिस कहलाता है। डोमिनस लिटस, मास्टर ऑफ द सूट। मास्टर ऑफ द सूट, प्लेंटिफ को डोमिनस लिटस कहा गया, मास्टर ऑफ द सूट कहा गया। और वो यदि अपने सूट को वापस लेना चाहता है तो अनकंडीशनल एट एनी टाइम ही में विड्रॉ देयर सूट। यदि वो कोर्ट में एप्लीकेशन रख के चला आता है इसका मतलब सूट विड्रॉ हो गया। यदि वो ऑर्डर शीट पे लिख के आ जाता है कि आई विड्रॉ माई सूट, सूट विड्रॉ हो गया, उसके बाद कोर्ट को केवल ऑर्डर भर करना है, कोर्ट के लिए और काम नहीं बचता है। तो सिमिलरली कॉन्सेप्ट पार्टीशन के बारे में भी है कि यदि किसी भी मेंबर ने पार्टीशन का इंटेंशन शो कर दिया है तो पार्टीशन हो चुका है। बाकी अब जो कुछ भी बचता है वो केवल शेयर डिवाइड होने बचते हैं, पार्टीशन तो हो चुका है। तो संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पूर्वज से उत्पन्न सारे वंशज होने चाहिए, यानी कि एक एंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट होने चाहिए, वो एक ही साथ रहते हो, रिजाइड करते हो, वो एक ही चूल्हे पे भोजन यापन करते हो और उनमें से किसी के भी द्वारा पार्टीशन की अपनी इच्छा अभिव्यक्त न की गई हो, तब उसे प्राय कहा जाता है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज इसमें आती है कि साहब इसका गठन कैसे होता है या इसमें शामिल कैसे हुआ जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है, संयुक्त हिंदू परिवार का गठन इसमें शामिल कैसे हुआ जा सकता है? तो 3 तरीके हैं शामिल होने के भाई। बाई बर्थ, जैसे ही आगे A1 के कोई भी बच्चा पैदा हुआ, लड़का हो लड़की हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सुमोटो अपने आप ही वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मेंबर हो जाएगी। या फिर बाई मैरिज, विवाह के द्वारा, यदि A1 के एक लड़का S1 हुआ और जैसे इसकी शादी की गई तो इसकी वाइफ भी परिवार का सदस्य हो जाएगी। या फिर बाई अडॉप्शन, गोदनामे के द्वारा। तो 3 तरीके से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का गठन होता है, बाई बर्थ, बाई मैरिज, बाई अडॉप्शन। मीनिंग देयर बाई
कि साहब ब्लड रिलेटेड व्यक्ति जो बाई बर्थ हुए वो सब ब्लड से संबंधित है, रक्त से संबंधित है, उसके अलावा कोई बाहरी व्यक्ति, आउटर भी या थर्ड पर्सन भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो सकता है। इज दैट क्लियर? जो लोग बाहर से आए हैं, अडॉप्शन किया गया है जिनका, या जो महिलाएं वधू बनकर आई हैं, ब्राइड बन के आई हैं, दे मे द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इज दैट क्लियर? तीसरी चीज इसके बारे में जान लेते हैं, इसका लीगल स्टेटस। इसे कानून क्या मान के चलता है? यदि बात लीगल स्टेटस की करें, साहब कानून इसे कोई भी लीगल स्टेटस नहीं प्रदान करता, नो लीगल स्टेटस। मतलब ये इट इज नॉट ए जूरिस्टिक पर्सन, ये विधिक व्यक्ति नहीं है। कानून के कानून की नजरों में इसे विधिक व्यक्ति नहीं माना गया। जो लोग नए हों उनके लिए थोड़ी सी बात बता दूं, यदि आप पर्सनैलिटी की बात करते हैं, व्यक्तित्व की, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस में जाना होगा। और जूरिस्प्रूडेंस में आप देखते हैं दो तरीके की पर्सनैलिटी होती है, एक नेचुरल और दूसरे जूरिस्टिक या आर्टिफिशियल या विधिक व्यक्ति। नेचुरल आप और हम सब नेचुरल पर्सनैलिटी है, हमारे कुछ राइट हैं और हमारे ऊपर कुछ ड्यूटी भी लगाई जा सकती है कानून के द्वारा। लेकिन कुछ चीजों को माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कुछ चीजों के बारे में कि उनके भी राइट हो सकते हैं, उन पर भी ड्यूटी इम्पोज की जा सकती है। उस एंटिटी को जूरिस्टिक पर्सन कहा जाता है। बिना माने दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। जब रात को आप सोते हैं कि सुबह उठ के क्लास करनी है, यदि ये नहीं मानोगे तो उठ ही नहीं पाओगे। क्या भरोसा सुबह आँख खुले कि ना खुले। शादी में मेहमान आएंगे तो ये मान के चलता है हलवाई कि हो सकता है 50-100 मेहमान ज्यादा आ जाए। बारात के लिए 20 आदमी जाने हैं, फिर भी 21वां कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। बहुत सारी चीजें मान के चली जाती है। आपके सभी रिश्तेदारों के पास कार है, फिर भी आप मान के चलते हैं कि क्या पता कोई कार ना लेके आए, आप बारात में जाने के लिए कार की व्यवस्था करते हो एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही कानून ने भी माना कि नहीं, कुछ इकाई ऐसी हैं जिनको राइट दिए जा सकते हैं, जिनके ऊपर ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं। दे ऑल आर दी जूरिस्टिक पर्सन, बट एज फार एज वी आर कंसर्न विद द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके विषय में कानून ने ये माना कि साहब इसको ना तो कोई राइट दिया जा सकता है और ना ही इस पर कोई ड्यूटी इम्पोज की जा सकती है। मीनिंग देयर बाई इट इज नॉट ए जूरिस्टिक पर्सन, ये कानून की नजर में विधिक व्यक्ति नहीं है। और यदि ये कानून की नजर में विधिक व्यक्ति नहीं है तो ये केवल एक सोशल यूनिट है, सामाजिक इकाई है। ये क्या है? एक सामाजिक इकाई। लेकिन केवल ये कहना कि साहब इट इज नॉट ए जूरिस्टिक पर्सन, इट इज ओनली ए सोशल यूनिट, ये विधिक व्यक्ति तो नहीं है, विधि की दृष्टि में इसे कोई स्टेटस नहीं दिया गया, ये तो समाज की एक इकाई है, ये कह देने मात्र से ही इसका महत्व कम नहीं हो जाता। इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है और विधि में इसका कुछ ना कुछ महत्व रखा गया। इज दैट क्लियर?
क्या महत्व रखा गया कि जैसे एक यूनिट आप पढ़ते हैं कर्ता, अगर आपका संयुक्त परिवार है तो उस परिवार में कोई ना कोई एक मुखिया होगा, क्योंकि परिवार तभी संयुक्त रह पाएगा जब उसका कोई ना कोई मुखिया हो, करता हो। यदि सभी लोग संयुक्त परिवार में अपनी अपनी चलाते हो तो फिर परिवार संयुक्त कहाँ रहा। वहां तो इंटेंशन है पार्टीशन का, और ऐसी स्थिति में परिवार ज्वाइंट होगा ही नहीं। तो एक यूनिट आती है कर्ता की, संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो कर्ता कहलाता है, और उसको कुछ राइट दिए गए हैं कि कुछ ऐसी कंटिंजेंसी, ऐसी आकस्मिकताएं, ऐसी जरूरतें आ सकती हैं जब वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसमें सबका राइट है, बट उस प्रॉपर्टी को कौन ट्रांसफर कर सकता है? अकेले कर्ता कर सकता है, और विधि उस ट्रांसफर को वैलिड मानती है। तो यदि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अपना एक इम्पोर्टेंस है। जूरिस्ट पर्सन न होने की वजह से, विधिक व्यक्तित्व उसको प्राप्त न होने की वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि विधि में इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में, जिसमें आपको दो तीन छोटी चीजें याद रखनी है। पहली बात कि जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए कंपोजिट प्रॉपर्टी हो, सभी लोगों की संयुक्त संपत्ति हो, ये एक जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात क्या है कि एक पूर्वज से उत्पन्न जितने भी वंशज हैं वो सारे एक साथ रहते हो, एक ही चूल्हे से भोजन यापन करते हो, और उन्होंने उनमें से किसी ने भी विभाजन का अपना आशय प्रकट न किया हो, तब प्राय इसे कहा जाता है कि यह एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। इसका गठन तीन तरीके से हो सकता है। बाई बर्थ, जो भी बच्चे, whether they are male or female, they become the member of the joint Hindu family. बाई मैरिज, आउटर साइड भी इसके सदस्य हो सकते हैं, और बाई अडॉप्शन भी कोई थर्ड पर्सन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन सकता है। जहां तक लीगल स्टेटस की बात है तो विधिक व्यक्तित्व इसे विधि प्रदान नहीं करती है, एक समाज की मात्र इकाई है, बट इसका विधि में अपना कुछ महत्व है। और ये कितनी जनरेशन्स तक चल सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने भी चलता फैलता रहेगा। यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का निर्माण कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं, कोपार्सनरी के बारे में, सहदायिकी के बारे में। व्हाट इज द टर्म कोपार्सनरी? देखो एक चीज समझने की है, एग्जाम का एक सेट पैटर्न होता है। जो भी अध्यापक, जो भी टीचर, जो भी गुरु आपको पढ़ाता है पूरी ताकत लगाता है, जहां तक मैं समझता हूँ उस पर आता होगा। वो कोशिश भी करता है कि आपको बेहतर तरीके से समझाए, कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जज बनाए। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई कंपटीशन की एक सेट पैटर्न होता है, आप उस पैटर्न को छोड़ के यदि भागोगे तो कंपटीशन से बहुत दूर चले जाओगे। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे घोड़ा, आपने देखा होगा जो तांगे में जुड़ा रहता है, और उसके मुंह पर वो मुकुट सा जो बांध देते हैं, वो बेसिकली उसके आंखों पे बांधा जाता है ताकि उसे साइड का दिखाई ना दे, केवल सीधा रास्ता दिखाई दे और उस सीधे रास्ते पे दौड़ता चला जाए। यदि आप दिल्ली की बात करें
इलाहाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें और अच्छे सेंटर्स की बात करें, तो वहाँ आपने देखा होगा कि टीचर्स आपको सवाल नहीं पूछने देंगे क्लास में। 2-3 दिन में जो जो भी होगा आपको सवाल लिख के देना होगा, 2-3 दिन में उसका आंसर देते हैं, यदि वो रेलिवेंट हुआ तो, और यदि इररेलेवेंट हुआ तो बताएंगे ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ छोटे कोचिंग सेंटर्स में, छोटे शहरों में जो मर्जी आए आप पूछिए, सब बताएंगे आपको। एक बात, दूसरी चीज, जैसा आपको समझाया जाता है आप वो नहीं समझना चाहते, आप उसके अलावा इतर उतर के सवाल ढूंढने लग जाते हैं। मेरा मानना ये है, पहले आप एक छोटी चीज सीखिए, उसके बाद दूसरी सीखिए, फिर तीसरी सीखिए, एक एक ही सीखिए, लेकिन एक एक मिलके एक दिन 3 हो जाएंगे। लेकिन आप इसे नहीं सीखे, इसे नहीं सीखे, इसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में पूछना शुरू कर रहे हैं, तो संख्या कभी नहीं आ पाएगी आपके पास। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि भानु प्रताप सिंह आपको इसके अलावा नहीं समझा सकता, बहुत सारी चीज बता दूंगा, पर पजल हो जाओगे, इसलिए जितना समझा रहा हूँ उतना समझिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि मुझे पता है ना, आप किताब पढ़ोगे, वैसे तो पढ़ोगे नहीं, बट पढ़ोगे फर्जी उलझ जाओगे। तो जितना समझाया जा रहा है उतना समझिए, उससे ही आप जज बन जाओगे। जज, चाहे आप मुंसिफ बनो और चाहे आप अपर जिला जज बनो। बात कर रहे हैं शहदाई की। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये HUF से अलग है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्यों? रीजन क्या है कि इसकी जो मेंबरशिप है वो लिमिटेड है। इसकी सदस्यता सीमित है। अभी आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पढ़ा कि साहब एक पूर्वज और उसके चाहे जितने वंशज हो नीचे चल रहे हो, फिर इनके भी चाहे जितने हो, वो सब मिलकर अनंत पीढ़ी तक, इनफाइनाइट जनरेशंस तक, अगर वो पार्टीशन नहीं करा रहे तो दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट द मेंबरशिप ऑफ द कोपार्सनरी इज लिमिटेड। कितनी लिमिट है? तो यदि आप इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो एक ए आपका पूर्वज हो गया, इससे नीचे 3 जनरेशन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो मेल मेंबर होंगे, अभी जितना जैसे जैसे बता रहा हूं ऐसे ऐसे सीखते जाइए, जितने भी MELE मेल मेंबर्स होंगे, वो मिलकर जिस यूनिट का निर्माण करते हैं, वो मिलकर जिस इकाई का निर्माण करते हैं, वो कहलाती है कोपार्सनरी। कहने का मतलब ये है कि साहब, सहदायकी की संरचना, अगर इसे फादर कहें, ये सन होगा, ये सन का सन होगा, और ये ट्रिपल सन होगा। पिता, पुत्र, पौत्र और परपौत्र, ये मिलकर सहदायकी की का निर्माण करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि जहां पर कोई वंशज, वंशज मतलब नीचे वाले डिसेंडेंट, जहां पर कोई भी डिसेंडेंट, चाहे इसे लें या इसे लें या इसे लें, लास्ट एंसेस्टर यानी कि अंतिम पूर्वज से 3 पीढ़ी के अंदर आता है, तब वो अकेला, ये क्या कहलाता है? सहदायिक कहलाता है, कोपार्सनर कहलाता है। फिर से समझिए हमने किस तरीके से समझा कि सहदायिकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से डिफरेंट एक इकाई है। इसकी सदस्यता केवल कुछ सदस्यों तक सीमित रहती है। वो सदस्यता कितने सदस्यों तक सीमित रहती है कि साहब, यदि कोई अंतिम संपत्ति पूर्वज, अंतिम संपत्ति धारक वंशज अपने यदि कोई वंशज अपने अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज से 3 पीढ़ी के अधीन आता है,
तो वो सहदाई कहलाता है, और इसकी सदस्यता वंशज पूर्वज के बाद 3 पीढ़ी तक के वंशजों तक सीमित रहती है। यदि ये भी बात याद ना हो रही हो तो आप ये देखिए कि साहब आप इसका नाम सुने होंगे, सभी जानते होंगे इसके बारे में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति की, हमारे पिता से मिली हुई संपत्ति या दादाजी से मिली हुई संपत्ति। आप अपने पापा जी को भी आंख दिखा देते हो कि ये संपत्ति आपने थोड़ी इकट्ठी की है, तो दादाजी से आपको मिली है। यानी कि यदि आप ये कहें कि पैतृक संपत्ति में एक साथ अंश प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जितने भी लोग पैतृक संपत्ति में एक साथ राइट प्राप्त करते हैं, वो लोग मिलकर जिस यूनिट का निर्माण करते हैं वो यूनिट कहलाती है कोपार्सनरी। जब आपने स्टार्टिंग में मिताक्षरा पढ़ा था, तब वहां आपने पढ़ा था कि मिताक्षरा में एक पुत्र जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो साहब कितनी पीढ़ी के नीचे का पुत्र, तो इसकी एक लिमिट बना दी गई, इसकी सदस्यता को सीमित कर दिया गया कि केवल पूर्वज के बाद 3 पीढ़ी तक के लोग प्रॉपर्टी में जन्म से हित प्राप्त कर सकते हैं, और ये 3 पीढ़ी के लोग अपने पूर्वज के साथ मिलकर, यानी कि टोटल 4 जनरेशन हो गई, ये मिलकर कोपार्सनरी का निर्माण करते हैं। इज दैट क्लियर? आपने ये बात मिताक्षरा में पढ़ी। कोपार्सनरी हालांकि दयाभाग में भी होती है, और मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल्स थे, मतलब लॉ था, कानून था। तो यदि आप बात करते हैं कि साहब कोपार्सनरी की का गठन कैसे होता है, तो कोपार्सनरी का गठन विधि द्वारा होता है, बाय लॉ। और कोई भी बाहरी व्यक्ति अडॉप्शन के अलावा, एक्सेप्ट दी अडॉप्शन, कोई भी बाहरी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता। थर्ड पर्सन इसमें अलाउ नहीं है। जैसे भी आपने एचयूएफ पढ़ा, तो वहां देखा कि जो महिलाएं विवाह होकर घर में आती हैं, जो ब्राइड्स, जो वधु घर में आती हैं, वो संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्य बन जाती हैं। लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न विद दी कोपार्सनरी, द थर्ड पर्सन एक्सेप्ट द अडॉप्टेड सन कांट बी ए मेंबर ऑफ दी कोपार्सनरी। यानी कि कोपार्सनरी का मतलब, फिर से हम कहें कि साहब पैतृक संपत्ति में एक साथ अंश प्राप्त करने वाले व्यक्ति मिलकर सहदायकी का निर्माण करते हैं, या जहां पर कोई कोई वंशज अपने अंतिम संपत्ति पूर्वज धारक से 3 पीढ़ी से अधिक दूर नहीं है, वहां वह कोपार्सनरी का निर्माण करता है, और वह वंशज कोपार्सनर कहलाता है। और कोपार्सनरी का गठन विधि द्वारा होता है, और दत्तक ग्रहण के सिवाय कोई भी बाहरी व्यक्ति सहदायकी का सदस्य नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? सवाल ये भी उठता है साहब, ये कहां तक चलती है? इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं और इसे वहां से भी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मान के चलते हैं ये एक व्यक्ति ए है, इसके एक लड़का पैदा होता है S1, दूसरा बेटा पैदा होता है S2,
तीसरा बेटा पैदा होता है S3, फोर्थ होता है S4 और फिफ्थ होता है S5। S5 के फर्दर फिर दो बेटे पैदा होते हैं, A और B मान लेते हैं। B के फिर फर्दर C होता है, C के फर्दर D होता है, D के फर्दर E होता है। इसके दो बेटे होते हैं S11, S12। इसके दो बेटे होते हैं S21, S23। ये कोई रूल नहीं है कि दो ही बेटे हो रहे हैं, आप तीन बना लो, डिपेंड कर रहा है S3 पे। कि कभी ऐसा ही साहब दो ही बनाने जरूरी हो, ये कुछ नहीं है, तो आप मान के चल रहे हैं, मर्जी है आपकी, से जो मान लीजिए आप। सपोज दैट अभी ये व्यक्ति अलाइव है, जिंदा है, ए अलाइव है। ए के चार बेटे हुए S1, S2, S3, S4, S5। जैसे ही ये पैदा होते हैं, ये लोग बाई बर्थ, जो ए के पास प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल, उसमें इनका बाई बर्थ राइट हो जाता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद S1 के दो बेटे हुए, S11 और S12, इसके भी दो दो बेटे हुए। जैसे ही ये भी पैदा हुए, इनका भी बाई बर्थ राइट हो जाता है। और उसके बाद S12 के F पैदा हुआ और S5 के B और B के C, यानी कि यहां तक यदि आप काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां पर जाकर एक कोपार्सनरी का निर्माण होता है। यानी कि इतने लोग एक साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट प्राप्त कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? इनका जो एंसेस्टर है ए, ये उससे तीन पीढ़ी के अंदर आते हैं, तो ये सारे मिलकर एक कोपार्सनरी का निर्माण करते हैं। इज दैट क्लियर? अगर इसमें से कोई एक ब्रांच पार्टीशन करा लेती है, वो कोपार्सनरी से अलग चली गई, अब वो इनके साथ कोपार्सनर नहीं रहा, उसकी अपनी कोपार्सनरी चल सकती है दूसरी, बट वो इनके साथ पार्टीशन कराने से कोपार्सनर नहीं रहता। लेकिन छोड़िए इस बात को कि पार्टीशन कराया कि नहीं कराया। पहली बात हमने जानी कि साहब ए एक पूर्वज है और इसके पास कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है। जैसे इसके बेटे पैदा हुए, सबका बाई बर्थ राइट हुआ, उन बेटों के भी बेटा पैदा हो गया, उनका भी बाई बर्थ राइट पैदा हो गया, और उनमें से भी कुछ के बेटे हुए, तो क्योंकि एक दो तीन तीन पीढ़ी तक के लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सारे मिलकर एक सहदायकी का निर्माण कराते हैं। ये ए वन कोपार्सनरी है। यदि यहाँ पर ए हैज बिकम डाइड, ए की मृत्यु हो जाती है, तो जैसे ही मृत्यु हुई, वैसे ये नीचे वाला मेंबर जी सहदायकी में शामिल हो गया, इसका भी बाई बर्थ राइट हो गया। और इसके साथ साथ इसका भी ये दूसरी कोपार्सनरी स्टार्ट हो गई इन लोगों के बीच। अब यदि ये वाली जनरेशन खत्म हो जाएगी, इसके बाद ये लोग मर जाएंगे, तो इसमें इन वाले व्यक्तियों को राइट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यहां तक वालों को। तो कि गिन लीजिए, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और फोर्थ पीढ़ी। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि सहदायकी
समान पुरुष पूर्वज से स्टार्ट होती है, और यदि विभाजन न हो तो ये अनंत पीढ़ियों तक चलती रहती है, इनफाइनाइट जनरेशन तक। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर बहुत सीमित शब्दों में कहें तो बिल्कुल आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि साहब जितने लोग मिलकर एक साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट प्राप्त कर सकते हैं, वो लोग मिलकर सहदायिकी का निर्माण करते हैं। या दूसरी बात आप कहें कि सहदायिकी की संरचना पिता, पुत्र, पौत्र और परपौत्र के द्वारा होती है। तीसरी बात आप याद रखें कि साहब इसका निर्माण विधि के द्वारा होता है, और दत्तक ग्रहण के सिवाय, अडॉप्शन के सिवाय कोई थर्ड पर्सन को पार्टनरी में शामिल नहीं हो सकता। यस, एक कॉमन मेल एसेंडेंट से स्टार्ट होती है, और यदि पार्टीशन न हो तो इनफाइनाइट जनरेशंस तक चलती रहती है। हाँ, अब एक अमेंडमेंट हो गया है कि 2005 का जो हमने अमेंडमेंट पढ़ा था, जिसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट 9/9/2005 थी। इस संशोधन के बाद, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005, अब डॉटर को भी, एक पुत्री को भी कोपार्सनरी का मेंबर बना दिया है, और ये अब पुत्र के तरह जन्म से संपत्ति में अधिकार प्राप्त करेगी। इसके राइट और लाइबिलिटी वैसे ही होंगे, हिस्सा भी वही होगा जो एक पुत्र का होता है। अब ये एक रिसेंट चेंजेस इसमें आ गया। इज दैट क्लियर? पहले पहले आपने देखा कि यह कोपार्सनरी एक ऐसी यूनिट है जो जो केवल पुरुषों तक सीमित है, यानी कि इसकी सदस्यता केवल पुरुषों तक सीमित थी। एक पूर्वज के जो वंशज थे, और वो कितनी जनरेशन तक के, 3 जनरेशन तक के, वो कोपार्सनरी में शामिल माने जाते थे। परंतु 2005 के संशोधन के बाद पुत्रियों को भी इसका सदस्य मान लिया गया। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन HUF एंड कोपार्सनरी। सहदायिकी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या अंतर है? देखिए, सहदायिकियों के हाथ में जो संपत्ति आई, समझिए चीजों को। अभी आपने सहदायिकी पढ़ी कि साहब 3 पीढ़ी तक के लोग, एक एक कॉमन पूर्वज के साथ 3 पीढ़ी तक के लोग पैतृक संपत्ति में एक साथ अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे लोग सहदायिक कहलाते हैं, और ये इकाई सहदायिकी कहलाती है। और इस संपत्ति को आप कोपार्सनरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं। तीन चीज आपने कोपार्सनरी पढ़ी, कोपार्सनरी में जो लोग शामिल थे वो थे कोपार्सनर, और इस प्रॉपर्टी को आपने कहा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। लेकिन जो प्रॉपर्टी वो प्राप्त कर रहे हैं, वो जिस प्रॉपर्टी में वो इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे हैं, उसका नाम था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। खोज पोज तो नहीं हो रहा दिमाग में? होच पोच तो नहीं हो रहा? बहुत सिंपल शब्दों में फिर से समझिए। ए, इसका एक बेटा है एस, इसका एक और बेटा है S1, और इस S1 का भी एक बेटा है S2। ये 4 लोग
मिलकर जिस यूनिट का निर्माण कर रहे हैं, जिस इकाई का निर्माण कर रहे हैं, वो कहला रहा है सहदायिकी, कोपार्सनरी। ये आपस में इंडिविजुअल कह रहे हैं सहदायिक, कोपार्सनर। और जिस संपत्ति में इन्हें बाई बर्थ राइट मिल रहा है, वो संपत्ति कहला रही है पैतृक संपत्ति। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम जनरली पढ़ जरूर लेते हैं कि ये संपत्ति सहदायिकी है। जबकि ये संपत्ति में किसमें राइट प्राप्त कर रहे हैं? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, नॉट कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का मात्र एक प्रकार है, इट इज ए सिंगल काइंड। इस तरीके की और भी प्रॉपर्टी होती है जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें आपकी एचयूएफ की प्रॉपर्टी भी शामिल है। कोपार्सनर में एचयूएफ की प्रॉपर्टी भी शामिल होती है, कोपार्सनर में एंसेस्ट्रल पैतृक संपत्ति भी शामिल होती है। लेकिन इतने ज्यादा जाते ही आप कंफ्यूज करना शुरू कर जाओगे, इसलिए मेरी सलाह यही है कि बस आप यहाँ पर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मान के चले कि भाई कोपार्सनरी प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज ए वन टाइप ऑफ दी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। ये केवल एक काइंड है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का, लेकिन आप इसको यही मान लें, अंदर तक डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है। जाते ही आपका जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा वो भी बिगड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप बस इतना ही समझे कि साहब जिसे हम कोपार्सनरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं वो ही क्या है, एंसेस्ट्रल है। जबकि केवल ये ही एंसेस्ट्रल नहीं होती है, या केवल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही कोपार्सनरी नहीं होती है, इसके अलावा और भी कुछ संपत्ति हैं, चार तीन प्रकार की, जो टोटल चारों प्रकार की संपत्ति मिलकर तब बनती है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति तो केवल सहदायिकी संपत्ति का एक प्रकार है, ये इसके बराबर नहीं है। इसके अलावा तीन प्रकार की प्रॉपर्टीज और होती हैं कि जो संयुक्त परिवार के कोष में गई, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से खरीदी गई, वो तीन प्रकार की प्रॉपर्टी मिलकर तब चारों प्रकार की मिलकर प्रॉपर्टी बना पाती है सहदायिकी संपत्ति। बट आप फॉर दी पर्पज ऑफ दी एग्जामिनेशन मेरी सलाह यही है, यही मान के चले कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी इज द सिमिलर टू दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। चलिए बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एचयूएफ एंड कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, और बहुत ही आसान है, अभी आप देख भी चुके हैं। पहला डिफरेंस है मेंबर्स के ऊपर, सदस्यों के ऊपर। सहदायिकी की बात यदि आप करते हैं तो सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन यदि एचयूएफ की बात करते हैं तो सदस्यों की संख्या अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। एक संयुक्त हिंदू परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं। दूसरी यदि बात करें आप जनरेशन की, पीढ़ी की, तो यहाँ पर कितनी पीढ़ी के लोग आए थे, 4 जनरेशन के। यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तीसरी यदि बात करें आप, मेंबर्स किस तरीके के थे, तो मेल मेंबर्स थे। किसी भी पूर्वज की जो मेल संतान थी वही कोपार्टनर हो सकते थे। बट 2005 के बाद फीमेल को भी, डॉटर को भी कोपार्टनर का सदस्य मान लिया गया, जबकि यहाँ पर इस तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। मेल हो फीमेल हो तभी इसके सदस्य होते हैं।
यदि आप यहाँ पर एंट्री देख रहे हैं तो बाय बर्थ सदस्य बना जा सकता है सहदायिकी का, या फिर बाय अडॉप्शन। एंट्री दो प्रकार से होती है, बाय बर्थ या बाय अडॉप्शन। और यदि आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ बाय बर्थ, बाय अडॉप्शन और बाय मैरिज, तीन तरीके से आ सकता है। ये एक सर्टेन यूनिट है। निश्चित है कि केवल 4 जनरेशन तक के लोग, केवल इतने मेंबर्स, एक एक कॉमन एंसेस्टर के मेंबर्स ही, जबकि ये एक अनसर्टेन यूनिट है। निश्चित नहीं है कितने लोग इसमें आ सकते हो, अनसर्टेन है। ठीक है जी। इसमें ज्यादा से ज्यादा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, एक कोपार्सनरी में एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट एक एचयूएफ में मोर देन वन कोपार्सनरी हो सकती है, एक से अधिक। अभी एग्जांपल देख लेते हैं, वापस आते हैं बैक। आपने ये देखा जब तक ए जिंदा था तो ए के साथ ये वाली जनरेशन, ये वाली और ये लोग मिलकर कोपार्सनरी बना रहे हैं। यदि ए एक्सपायर हो गया, हम बात कर रहे हैं एक समान पूर्वज से नीचे 3 जनरेशन तक के लोग, तो एक कोपार्सनरी यहाँ पर बनी S1 S2 S3 S4 इनकी, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, एक यहाँ पर भी बन जाएगी। और एक तो ये बड़े वाली बनी रही है इतने लोगों की। तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक से अधिक कोपार्सनरी हो सकती है। जनरली मिताक्षरा में ही इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कोपार्सनरी को, जबकि हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चाहे मिताक्षरा हो और चाहे दया भाग हो, दोनों शाखाओं में मान्य है। तो ये कुछ छोटे मोटे से डिफरेंसेस थे मेंबर्स को लेके, जनरेशंस को लेके, मेल मेंबर्स को लेके, एंट्री को लेके, इसकी स्टेटस को लेके। और एक कोपार्सनरी में जनरली एक संयुक्त हिंदू परिवार होता है, लेकिन एक संयुक्त हिंदू परिवार में वन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंटेन मोर देन वन कोपार्सनरी। ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको देखने। इज दैट क्लियर और नॉट? हर किताबों में सब जगह मिलेगा, बट बहुत ज्यादा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपको नहीं उलझना है। अगर आप उलझोगे, आपको विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम में जितना समय होता है लिखने का, जहां तक एचजीएस वालों का प्रश्न है, उनके पास तो 27 सवाल करने होते हैं 3 घंटे में। देख लीजिए आप 180 मिनट में 27 क्वेश्चन कैसे करेंगे, कितना समय मिलता है। और जहां तक पीसीएसजे वालों का प्रश्न है, उन्हें एक बड़े सवाल को करने के लिए या जितने भी सवाल हैं, किसी को भी एक को नंबर दीजिए तो 8 से 9 मिनट मिलेंगे। अब उसमें आपको 20 नंबर का सवाल भी लिखना है और उसमें आपको 10 नंबर का क्वेश्चन भी लिखना है। तो बहुत ही काम की चीज लिखी जाएंगी, इधर उधर की उल्टी सीधी बातें जो एकेडमिक लेवल पे आप लिखते हैं वो आपको नहीं लिखना है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, जो पता है सटीक पता आपको, बेकार चीजें आपको नहीं पता।
चलिए, आगे चलते हैं। फिर से मैं आपको बताऊं हमने क्या क्या पढ़ा। कोपासनरी क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, और कोपासनरी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या डिफरेंसेस है। अब हम बात करते हैं राइट ऑफ अ वुमन की। इसे देख लेते हैं, राइट ऑफ हिंदू वुमन, कि हिंदू वुमन को क्या राइट थे। और जरा थ्री हेड्स में हम इसे देखते हैं। ये सवाल एचजीएस में भी पूछ लिया जाता है, पीसीएसजी में भी आ सकता है। बिफोर 1937 1937 to 1956 1956 to 2005 after 2005। यदि आप बात 1939 से पूर्व की करते हो तो महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, महिलाओं में चाहे डॉटर हो, विडो हो या वाइफ हो, सभी की बात मैं कर रहा हूँ, कि हिंदू मिताक्षरा लॉ द्वारा जो भी गवर्न होने वाली वुमेन्स थी, उन्हें प्रॉपर्टी में 1937 से पहले कोई राइट नहीं था। कोई भी संपत्ति में अधिकार नहीं। कौन से वुमेन की बात कर रहे हैं साहब? वुमेन हु आर गवर्नड बाय द मिताक्षरा हिंदू लॉ। मिताक्षरा हिंदू लॉ द्वारा गवर्न होने वाली महिलाओं को वर्ष 1937 से पहले प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं था, केवल दे हैव द राइट टू मेंटेनेंस। केवल उन्हें भरण पोषण का अधिकार प्राप्त था। वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती थी, इसके अलावा प्रॉपर्टी में उनको कोई भी राइट प्राप्त नहीं था। बट 1937 में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और एक एक्ट पास हुआ, हिंदू वुमन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। यहाँ पर आकर एक एक्ट बना, हिंदू वुमन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। हिंदू स्त्री संपत्ति में अधिकार अधिनियम
एक्ट ने क्रांतिकारी परिवर्तन ये किया कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट दे दिया। कैसा? लाइफ इंटरेस्ट। महिलाओं को संपत्ति में आजीवन हित दिया। कैसा इंटरेस्ट? लाइफ इंटरेस्ट। Life interest was given in the property to the women, and the act was the Hindu Women Rights to Property Act 1937, meaning thereby कि जब तक महिलाएं जिंदी हैं, they have right to occupy the property, they have right to possess the property, they have right to maintain from the property। उस संपत्ति से वो अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकती थी, उस संपत्ति पर उन्हें कब्जे का अधिकार था, उस संपत्ति को यूज करने का राइट था, उस संपत्ति को अपने अधिभोग में लेने का राइट था अपने जीवन भर तक। बट उन्हें प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट नहीं था। केवल लाइफ इंटरेस्ट दिया गया, फुल इंटरेस्ट नहीं दिया गया, कंप्लीट अधिकार नहीं दिया गया, केवल जिंदगी भर तक का अधिकार। मतलब आप उसे बेच नहीं पाओगे, ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, मॉर्गेज नहीं कर पाओगे, लीज नहीं कर पाओगे, गिफ्ट नहीं कर सकते आप किसी को। यू हैव द लिमिटेड राइट। इज दैट क्लियर? केवल इतना राइट, और कोई राइट नहीं मिला प्रॉपर्टी। बट 1956 ये व्यवस्था 1937 से 1956 तक चली। बट 1956 में फिर एक और क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और हिंदू सक्सेशन एक्ट पारित हो जाता है, द हिंदू सक्सेशन एक्ट। और यहां सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन यह किया गया कि साहब जो स्त्री धन था, सॉरी स्त्री संपदा थी, स्त्री संपदा, इसे कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया इस चीज में, स्त्री धन में। स्त्री संपदा इज कन्वर्टेड टू दी स्त्री धन। इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया एक बार। बट अभी भी नो राइट was given to the female in the co-partnery property। एक काम तो हुआ कि स्त्री संपदा को स्त्री धन में बदला, बट केवल सेक्शन 6 यदि आप 2005 से पहले पढ़ते हैं तो केवल मेल मेंबर्स को ही कोपार्टनरी का मेंबर माना गया और उन्हें ही कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट मिला। महिलाओं को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं दिया गया। बट ये बहुत बढ़िया बात हुई कि साहब उनके स्त्री संपदा को स्त्री धन में कन्वर्ट कर दिया सेक्शन 14 के माध्यम से। और यहीं पर सेक्शन 14 पढ़ लेते हैं एक बार बेयर एक्ट से। तो आप लोग आइए जरा धारा 14 बेयर एक्ट पे। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिए और अपने बेयर एक्ट में मार्क करते रहिए जहां भी इंपॉर्टेंट चीज आती है। पहली बात आप लिखिए सेक्शन 14 में कौन सा धन दिया हुआ? स्त्री धन। टाइटल के पास ही लिख लीजिए।
सेक्शन 14 कहता है प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। मतलब अब तक जिस प्रॉपर्टी पर, देखिए 1937 से 1956 तक कैसा राइट था, लाइफ इंटरेस्ट। लेकिन अब सेक्शन 14 क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। मतलब कहीं ना कहीं ये स्त्री संपदा, इसकी बात मैं कर रहा हूं जिसमें लाइफ इंटरेस्ट था, वो स्त्री संपदा थी, बट स्त्री धन में उसका कैसा इंटरेस्ट दिया गया, उसे संपूर्ण अधिकार दे दिया और कहा कि सब हिंदू नारी द्वारा या हिंदू नारी के कब्जे में कोई भी संपत्ति हो, भले ही वह इस एक्ट के लागू होने से पहले आई हो या बाद में अर्जित की गई हो, पूर्ण स्वामी के रूप में, न कि लिमिटेड ओनर के रूप में, मर्यादित स्वामी के रूप में धारित की जाएगी। कह दिया अब लाइफ इंटरेस्ट से मतलब नहीं है। एनी प्रॉपर्टी possessed by a female Hindu whether acquired before or after the commencement of this act, चाहे वो इस एक्ट के लागू होने से पहले या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इस एक्ट उसने एक्वायर की हो, कैसे हेल्ड करेगी, एज फुल ऑनर देयर ऑफ एंड नॉट एज ए लिमिटेड ऑनर। खत्म कर दिया लिमिटेड इंटरेस्ट को, कह दिया उसकी एब्सोल्यूट ऑनर होगी वो, जो भी उसने एक्वायर की है। और वो एक्वायर कैसे कर सकती है, तो इस एक्सप्लेनेशन में बताया तरीका। यहां से प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाता है, मेंस में प्रॉब्लम बन सकती है। जितने तरीके एक्विजिशन के इसमें लिखे हुए हैं उन्हें अलग से 1 2 3 करके ही बेरख अपने बराबर में खुद लिख लेना। पढ़ते हैं ऐसे। क्लोज फर्स्ट पढ़ा ना आपने, लिखा यानी प्रॉपर्टी possessed by a female Hindu whether acquired before or after the commencement act। तो what property, प्रॉपर्टी कैसी, वो एक्सप्लेनेशन बताता है कितने तरीके से उसके पास आ सकती है। कहता है इन दिस सेक्शन सबसेक्शन प्रॉपर्टी इंक्लूड बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहली बात, इस संपत्ति में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति शामिल होगी। और कैसे कैसे शामिल हो सकती है, एक्वायर्ड बाय ए फीमेल हिंदू बाय इनहेरिटेंस, जो उसे उत्तराधिकार में मिली हो, और डिवाइस दाये में प्राप्त हुई हो, और एट ए पार्टीशन विभाजन में प्राप्त हुई हो, और इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस और एरियर ऑफ मेंटेनेंस भरण पोषण के बदले या भरण पोषण के बकाया के बदले मिली हो, और बाई गिफ्ट दान से मिली हो, किसी ने भी दान दिया हो, चाहे वो रिलेटिव हो या ना, चाहे उसने शादी से पहले दान प्राप्त किया हो या बाद में, या उसने अपनी स्किल से कमाई हो, एक्जर्सन से कमाई हो, कौशल या परिश्रम से, और परचेज खरीदी हो, और बाई प्रेस्क्रिप्शन, ईजमेंट्री राइट है, ईजमेंट्री राइट प्रेस्क्रिप्शन चिरभोग द्वारा लंबे समय से उपयोग करने के कारण उसकी हो गई हो। ये तो गिना दी इतनी सारी चीज। इन गिने हुए में से पूछता है कि धारा 14 में किस किस तरीके से अर्जित प्रॉपर्टी को स्त्री धन माना गया। तो पहली बात, प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है। दूसरी बात, इनहेरिटेंस में आई हो, डिवाइस में आई हो, पार्टीशन में आई हो, मेंटेनेंस या एरियर ऑफ मेंटेनेंस के बदले मिली हो, गिफ्ट आई हो, अपने स्किल या एक्सर्शन से कमाई हो, परचेज की हो, या प्रेस्क्रिप्शन से आई हो, और इन एनी अदर मैनर, और या फिर किसी अन्य तरीके से आई हो, व्हाटसोएवर, चाहे जो भी हो वो तरीका, एंड ऑल्सो एनी सच प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हर एज स्त्री धन इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, या इससे पहले भी स्त्री धन के रूप में उसके द्वारा धारित थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1937 का एक्ट आया, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज में उसे आजीवन हित दिया गया, छोड़ के एक दो संपत्तियों को। तो उस समय ऐसा नहीं था कि केवल स्त्री धन था, स्त्री संपदा भी, सॉरी स्त्री संपदा थी, स्त्री धन भी था, बट वो लिमिटेड प्रॉपर्टी थी, कुछ ही सीमित। तो कहा कि चाहे वो पुराने वाला स्त्री धन रहा हो, उन सब की वो कैसी मालिक होगी भैया,
एब्सोल्यूट ऑनर होगी आज की तारीख में, लिमिटेड ऑनर नहीं होगी, लाइफ इंटरेस्ट नहीं होगा उसे, बल्कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? 1956 के एक्ट ने सेक्शन 14 को इनकॉर्पोरेट किया और स्त्री संपदा को, यानी कि उस संपदा को जिसके द्वारा महिला को केवल आजीवन हित मिलता था, उसको कन्वर्ट कर दिया स्त्री धन में और कहा कि अब महिला अपने कब्जे की प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होगी, लिमिटेड ऑनर नहीं होगी। क्लियर? हाँ, इसका एक अपवाद जरूर लिख दिया, वो सब क्लोज 2 में है, लिख लो उसे, एक्सेप्शन लिख लो वहां पे। लिखता है कि उपधारा 1 में दी गई कोई भी बात दान के जरिए या वसीयत के द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन, या तो दान किया हो किसी ने, वसीयत की हो, या कोई और डॉक्यूमेंट लिखा हो, या सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश हुआ हो, या आर्बिट्रेशन में पंचांत हुआ हो, कि उपधारा 1 की बात इन संबंध में तब लागू नहीं होगी जब इनके द्वारा प्रॉपर्टी में सीमित अधिकार दिया गया हो। इसका मतलब ये है, यदि महिला के कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है मौखिक समव्यवहार से रिलेटेड, तो वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर होगी। बट जहां पर गिफ्ट डीड में, विल के माध्यम से, किसी अदर डीड में, सिविल कोर्ट की डिक्री आदेश के माध्यम से, या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जो अवार्ड हुआ उसके माध्यम से उसे लिमिटेड इंटरेस्ट दिया गया है, तब वो लिमिटेड ऑनर होगी। कहने का मतलब आज की तारीख में लिमिटेड इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, बट कैसे दिया जा सकता है? उसके लिए गिफ्ट डीड होनी चाहिए, उसके लिए विल होना चाहिए, कोई अदर डीड में लिखा हो, सिविल कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर में उसे राइट दिया गया हो, या फिर किसी अन्य रीति से पंचांत वगैरह के माध्यम से उसे लिमिटेड इंटरेस्ट दिया गया। इसका एप्लीकेशन मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा अभी तक आपने पीछे पढ़ा कि कहीं ऐसे लिमिटेड इंटरेस्ट दे दिया हो? मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ाया था, मेंटेनेंस एंड परमानेंट एलिमोनी, सेक्शन 25, और वहां आपने एक चीज पढ़ी थी कि जब सेक्शन 25 की एप्लीकेशन पति पत्नी के विरुद्ध और पत्नी पति के विरुद्ध दे सकती है, और न्यायालय जब ऑर्डर करता है तो उस रकम को चार्ज के रूप में प्रॉपर्टी पर क्रिएट कर सकता है। तो मान के चलो जहां पत्नी ने एप्लीकेशन दी थी परमानेंट एलिमोनी के लिए और वो पति की प्रॉपर्टी पे चार्ज के रूप में क्रिएट कर दी गई, तो वहां पर जो इंटरेस्ट मिला पत्नी को उस प्रॉपर्टी में, वो केवल मेंटेनेंस पाने का मिला, कितने रुपए पर मंथ इसे दिए जाए, तो दैट वाज द लिमिटेड इंटरेस्ट। तो कुल मिला के दो चीज हमने पढ़ी कि 1937 से 1956 तक उसका जो राइट था वो लिमिटेड था, बट 1956 में आने के बाद जब हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ तो उसे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया गया सेक्शन 14 के माध्यम से। ये जो भैया आपका सब क्लोज 2 है, इस पे एक्सेप्शन लिख लेना कि अपवाद है ऊपर वाले नियम का, और एचजीएस में यहां से प्रॉब्लम पूछी जाती है। आज की तारीख में हिंदू सक्सेशन एक्ट आ जाने के बाद महिला के पोजेशन में जो प्रॉपर्टी होगी उसकी वो एब्सोल्यूट ओनर होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। सब क्लोज टू यही कहती है कि लिमिटेड इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है।
एक चीज और लिख लो, प्रीलिम्स में काम आएगी। सब क्लोज 2 में जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब डीड है, मतलब सब क्लोज 2 इज रिलेटेड टू द रिटन ट्रांजेक्शन। हिंदी में लिख लो, लिखित संव्यवहार से संबंधित सब क्लोज 2 है। और जो उपधारा 1 है उस पर लिख लो, मौखिक संव्यवहार से संबंधित, रिलेटेड टू ओरल ट्रांजेक्शन। इज दैट क्लियर? जो सवाल डिस्कस कर रहा हूं उसके अलावा सेक्शन 14, फिर से एक सेक्शन 14 में स्त्री धन पढ़ रहे हो। एक बात सेक्शन 14 की कि भैया हिंदू वुमन के द्वारा जो भी पजेस्ड प्रॉपर्टी है, चाहे वो पहले की हो, इस एक्ट से पहले की यानी कि 37 के समय की हो या इस एक्ट के बाद की हो, अब वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर होगी, लिमिटेड नहीं। और प्रॉपर्टी में कितने प्रकार की प्रॉपर्टी है वो आप गिन के देख लो, लिख लो अलग से, वो प्रीलिम्स में पूछ ली जाएगी। और सब क्लोज 2 में इसका अपवाद, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता, उसे सीमित हित भी दिया जा सकता है, बशर्ते ऐसा हित या तो दान पत्र के माध्यम से या विल के माध्यम से या फिर सिविल कोर्ट की कोई डिक्री या ऑर्डर हो उसके माध्यम से, पंचांत के माध्यम से या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से दिया गया हो। तो कुल मिला के 1956 में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ कि उसे प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया गया, बट अभी भी उसे कोपार्सनर नहीं बनाया गया। इसके बाद 2005 में अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 6 में, अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट, और यहाँ पे आप देखते हैं कि और भी बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। महिलाओं को कोपार्सनर में शामिल कर लिया गया, कोपार्सनर बना दिया गया। और आप सेक्शन 23 और सेक्शन 24 भी पढ़ चुके हैं जिन्हें खत्म कर दिया गया, और उनका इफेक्ट भी आप देख चुके हैं कि वो न केवल ड्वेलिंग हाउस में राइट टू रिजाइड रखती हैं, बसने का या रहने का अधिकार रखती हैं, बल्कि वो पार्टीशन की भी डिमांड कर सकती हैं। और 24 में जो विडोज थी, कुछ विडोज जो रीमैरी कर लेती है, फिर से विवाह कर लेती हैं, उनको उत्तराधिकार में राइट मिल गया। तो दिस वाज द चेंजेस या दिस वाज द राइट ऑफ हिंदू वुमेन। ये एक सवाल बनता है आपका, इसे फिर से रिवाइज करा दूं एक बार आपको। पहली बात हमने पढ़ी कि 1937 से पहले क्या व्यवस्था थी कि प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था, केवल मेंटेनेंस का राइट था। लेकिन 1937 में एक एक्ट पारित हुआ, उस एक्ट ने कहा कि नहीं, प्रॉपर्टी में इनको आजीवन हित दिया जाए। कहने का मतलब है कि ये कब्जा भी कर सकती थी प्रॉपर्टी पे, यूज भी कर सकती थी, बट उसका ट्रांसफर नहीं कर सकती थी। बट 1937 में के बाद 56 में हिंदू सक्सेशन एक्ट पारित हुआ, इनको एब्सोल्यूट राइट दे दिया। एब्सोल्यूट राइट मतलब जैसे चाहो ऐसे करो, प्रॉपर्टी को बेच दो, गिफ्ट कर दो, विल कर दो, इनका एब्सोल्यूट राइट है। बट यहाँ पर भी इन्हें कोपार्टनर नहीं बनाया गया। लेकिन 2005 में इन्हें कोपार्टनर भी बनाया और सेक्शन 23, 24 को समाप्त किया। तो इनके और राइट भी, राइट टू रिजाइड इन ड्वेलिंग हाउस एंड राइट टू द पार्टीशन एंड राइट ऑफ ए विडो हु रीमैरी इन द सक्सेशन, ये सब अधिकार इनको प्राप्त हो गए। एक सवाल आपको मैंने ये समझा दिया, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। आज के लिए इतना ही। कल सेक्शन 6 हम पढ़ेंगे। कोशिश करना इन सब सवालों को लिखने की, बहुत आसान है, छोटी छोटी बातें हैं। कल सेक्शन 6 पढ़ने वाले हैं।
उसके बाद लिस्ट ऑफ ईयर्स देखेंगे, उत्तराधिकारियों की श्रेणी, फर्स्ट क्लास उत्तराधिकारी में कौन कौन से शामिल है, सेकंड क्लास में कौन कौन शामिल है, और रूल क्या है सक्सेशन के, रूल ऑफ सक्सेशन। कल के हमारे विषय रहेंगे। आज यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। मेरी तबीयत वाकई सही नहीं चल रही है, लंबा समय हो गया, गले में भी इन्फेक्शन है, पेट में भी, लीवर में भी, 3 इन्फेक्शन झेल रहा हूँ। उसके बाद भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने की, तो फिर भी मैं आपके धैर्य को, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ भाई, लेकिन पढ़ाता रहूंगा जब तक हिम्मत है। चलिए ठीक है, नमस्कार।